फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज हम अपने देश की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है हमारे देश की वो है कि गवर्नमेंट ने फाइनली हमारी एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, जो कि काफी सालों से यहाँ पर ड्राफ्ट तैयार कर रही थी गवर्नमेंट। और उसके बाद आज फाइनली गवर्नमेंट ने एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके और जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर है उन्होंने पूरे देश के सामने पेश किया है। और क्या क्या चेंजेस हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर हुए हैं और पहले के एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम बताएंगे कि न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर किस तरीके की यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की गई है, स्कूलिंग सिस्टम को किस तरह से चेंज किया गया है, और ग्रेजुएशन सिस्टम के अंदर किस तरीके की प्रैक्टिकल नॉलेज को या फिर जितने भी नए नए चेंजेस हैं उसको अपन यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि पहले हम कौन सा एजुकेशन सिस्टम फॉलो करते थे और उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से हमें नई एजुकेशन यहाँ पर पॉलिसीज की यहाँ पर जरूरत पड़ी। जो हम पहले एजुकेशन सिस्टम थे वो हमारा 1986 में पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम, जो कि अभी तक चलता हुआ आ रहा था। आपको पता है हमने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और या फिर जो हमने स्कूलिंग कंप्लीट की है वो 10+2 वाला सिस्टम था। 10 तक हम बेसिक नॉलेज लेते थे, उसके बाद हमें कोई स्ट्रीम ऑप्ट करना होता था और ग्रेजुएशन के अंदर उसी स्ट्रीम के अंदर हम स्पेशलाइजेशन ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करते थे। ठीक है, और अब उस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया है 5+3+3+4। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये क्या है, यहाँ पैटर्न है या फिर क्या फॉर्मेट है ये, तो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पहले अपन ये देखते हैं कि आखिर गवर्नमेंट को ये मतलब अपना जो एजुकेशन पॉलिसीज है इसको चेंज करने की जरूरत पड़ी क्यों। मतलब आप देखते हैं कि अपनी जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम है इसके अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम थी, मतलब एक रट्टाफिकेशन वाली चीजें धीरे धीरे आने लग गई थी। अगर हम बात करें कि स्कूल की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भी हम बात करें तो एक बीटेक इंजीनियर होता है जो अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की हम बात करें तो अगर उससे बोल दिया जाए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, घर की वायरिंग चेक कीजिए या फिर इसको चेंज कर दीजिए, तो हमें उतनी प्रैक्टिकल नॉलेज भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर को अगर बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर किसी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई है या फिर किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो अच्छे से वो भी चेक नहीं कर सकता है। बिकॉज एक क्या होता है ना, एक बुकिश नॉलेज, एक किताबी नॉलेज से ही एक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है और प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल भी यहाँ पर कॉलेजेस के अंदर एकदम खत्म सी हो गई है। कुछ अच्छे कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए, आईआईटी, एनआईटीज और ट्रिपल की बात अलग है। और जो अगर नॉन टेक में अगर आप बात करें तो कुछ अच्छी यूनिवर्सिटीज जिनके अंदर आज भी ये जो करिकुलम अभी इंप्लीमेंट किया गया है ये फॉलो होता है, जेएनयू यूनिवर्सिटी है, डीयू है, इनके अंदर आज भी ऐसे करिकुलम फॉलो होते हैं जहां पर स्टूडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से अपने सब्जेक्ट या अपनी स्ट्रीम के अंदर आगे बढ़ता है और वहां उसको फुल फ्रीडम होती है। वैसे ही कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ने अब नए एजुकेशन सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट की है, तो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने जो हमारा एचआरडी डिपार्टमेंट था उसका नाम चेंज करके यहाँ पर एजुकेशनल डिपार्टमेंट कर दिया है। तो पहला तो उन्होंने अपना नाम ही यहाँ पर एचआरडी डिपार्टमेंट का चेंज कर दिया है। एचआरडी पहले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हुआ करता था, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाएगा। दूसरा जो कि अपन एक स्कूल लेवल के वहां से बात करते हैं, स्कूल स्टार्टिंग से अगर अपन डिस्कस करें एक एक पॉइंट को, जो पहले अपन 10+2 वाला जो एक पैटर्न हुआ करता था अपने स्कूलिंग सिस्टम में उसको खत्म करके यहाँ पर 5+3+3+4 वाला एक पैटर्न यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है। तो उसका क्या मतलब है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग जो बच्चा यहाँ पर पैदा होने से लेकर 3 साल तक उसकी जो बेसिक एजुकेशन होगी वो पेरेंट्स ही उसे देंगे, और जो कि हमेशा से अभी तक होता आया है, पेरेंट्स ही उसकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करेंगे जो कि घर में होती है। उसके बाद जब 3 साल के बाद उसका एडमिशन होगा प्ले स्कूल में, तो जो 5 वाला पहला जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है 5, उसका मतलब है कि जो प्ले स्कूल से लेकर और सेकंड स्टैंडर्ड तक की जो एक क्लासेस होती है, प्ले स्कूल, नर्सरी, केजी, फर्स्ट और सेकंड, 5 ईयर होते हैं। तो ये 5 पैटर्न उसी के लिए दिया गया है कि जो ये 5 ईयर्स होंगे इसके अंदर टीचर्स को स्पेशली गाइडलाइंस दी गई है और डायरेक्शंस दी गई है कि आप बच्चों को इस प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर खेलकूद के साथ या फिर कुछ करिकुलर एक्टिविटीज के साथ उसको है ना एक बेसिक नॉलेज आप दें एजुकेशन की, कि एक्चुअल में एजुकेशन होती क्या है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो 5th स्टैंडर्ड तक है उसके अंदर टीचर्स को भी एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर खेलकूद के माध्यम से ही बच्चों को एक बेसिक एजुकेशन की नॉलेज दे सके, कि स्टार्टिंग जो एक होती है स्टूडेंट्स की तो वो उसको नॉलेज दे सके। और 5th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट ने बोला है कि जो रीजनल लैंग्वेजेस होती है हमारे स्टेट की, उसी रीजनल लैंग्वेज के अंदर आप मतलब होता है ना अपने सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, जैसा कि अभी तक सीबीएसई में होता है कि स्टार्टिंग से इंग्लिश में या फिर राजस्थान बोर्ड में हिंदी में अगर हम पढ़ते हैं। बट अब ऐसा नहीं है, अपन रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है
तो उसके लिए 5th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर कर दिया गया है कि अगर 5th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज में आप अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। उसके बाद का जो अगला फॉर्मेट या पैटर्न है वो है 3। तो 3 किसके लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया है? 3 है मतलब 3rd स्टैंडर्ड से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर्स को या गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस दी जाएगी कि आप यहाँ पर स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज दे रीडिंग राइटिंग स्किल्स की, और थोड़ा बहुत एक एजुकेशन से रिलेटेड होता है ना राइटिंग रीडिंग स्किल्स, आप अच्छे से उनको करवाएं जिससे कि उनको एक प्रॉपर एक नॉलेज हो जाए कि किस तरह से राइटिंग स्किल्स होती है, रीडिंग स्किल्स होती है। 5th स्टैंडर्ड तक की जो एजुकेशन होती है वहां तक उनको ये गाइडलाइंस दी गई है। उसके बाद जो अगला फॉर्मेट या पैटर्न है वो भी 3 है, और उसके अंदर 3 यहाँ पर स्टैंडर्ड्स को लिया गया है। 6th 7th और 8th स्टैंडर्ड तक यहाँ पर उसको फॉलो किया जाएगा। और यहां से सबसे जो जरूरी बात है कि गवर्नमेंट ने इस बार 6th स्टैंडर्ड से ही कोडिंग को इंप्लीमेंट कर दिया है, एक कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया है। और कोडिंग के अलावा यहाँ वोकेशनल कोर्सेज भी कराए जाएंगे और साथ में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी जिससे कि प्रैक्टिकल नॉलेज इनहेंस हो सके स्टूडेंट्स की। तो ये वोकेशनल कोर्सेज क्या होते हैं या इंटर्नशिप क्या होती है उसके बारे में आपको बताता हूं। बेसिकली क्या होता है, 6th स्टैंडर्ड से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आपको जितने भी सब्जेक्ट अपने होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिसके साइंस के सब्जेक्ट हो गए या नॉन टेक के हिस्ट्री ज्योग्राफी के सब्जेक्ट हो गए, वो सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना एक बार जरूरी है स्टूडेंट्स को। एक बार जब वो सारे इंट्रोड्यूस 6th से 8th स्टैंडर्ड तक आपको कराने हैं, और उसी बीच में जितने भी प्रैक्टिकल नॉलेज से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि फिजिक्स में कहीं अगर करंट या इलेक्ट्रिसिटी का कोई चैप्टर आ गया तो उसके अंदर स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज या वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा इंटर्नशिप कराई जाएगी कि किसी यहाँ पर आप इलेक्ट्रिशियन के पास उसको भेज दें और वहां पर उसको बताएं कि किस तरीके से वायरिंग यहाँ पर चेंज होती है या बल्ब को किस तरीके से बदला जाता है एक स्कूल लेवल के हिसाब से ही। और ये बहुत जरूरी भी है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की जरूरत ना पड़े। आप जो एक्स्ट्रा जो रोजमर्रा में अपन यहाँ पर रेगुलेशन के अंदर जो काम करते हैं, वो रेगुलेशन के जो प्रैक्टिकल काम होते हैं आप उसको खुद से करना सीखें। तो जितने भी जैसे कारपेंट्री का वर्क हो गया, ये हो गया, इसके लिए क्या होगा, एक वोकेशनल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप कराई जाएगी जिसके थ्रू स्टूडेंट्स ना मतलब छोटे छोटे बैचेस के अंदर जाकर वहां पर उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये वर्क होता है, जिससे कि उनमें प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप हो सके। बेसिकली ये सब इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे देश के अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन के अंदर हम लोग कितना पिछड़ते जा रहे हैं अदर कंट्रीज के मुकाबले, और एक बुकिश नॉलेज और एक रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज पर केवल एग्जाम क्रैक करना बस सब कुछ हो गया है आजकल। तो इसी वजह से ये सब चेंजेस किए जा रहे हैं। उसके अलावा कोडिंग, आप जानते हो कि हमने जब कोडिंग अगर कहीं सीखी है तो वो कॉलेज लेवल में जाकर हमें पहली बार C++ की नॉलेज थी, बट अगर 6th स्टैंडर्ड से स्टूडेंट को कोडिंग के बारे में इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा तो उसे कम से कम एक बेसिक नॉलेज या स्ट्रक्चर पता लग जाएगा कि कोडिंग में एक्चुअल में होता क्या है या फिर इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, जिससे कि हमारे देश में भी नए मार्क जुकरबर्ग और बिल गेट्स यहां से पैदा हो सके और नए नए इनोवेशन फील्ड में, रिसर्च फील्ड में एक अपने प्रोजेक्ट तैयार कर सके। यहां तक तो बात हो गई थी 8th स्टैंडर्ड की। उसके बाद जो गवर्नमेंट ने सबसे अच्छी चीज की है वो है कि 9th से और 12th जो होता है अपना, उसको एक 4 जो फॉर्मेट जो है लास्ट वाला उसके अंदर उन्होंने रखा है। और ये इसके अंदर कोई सेपरेशन नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपको बिल्कुल डिवाइड नहीं किया जाएगा। पहले साइंस मैथ आर्ट्स वाले कॉमर्स वाले अलग अलग स्ट्रीम में होते थे, अभी भी मेजर सब्जेक्ट को डिफाइन तो किया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि अगर जो कोई बंदा अगर मैथ लेता है तो वो मैथ के साथ हिस्ट्री या ज्योग्राफी या किसी और सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकता है। अगर उसका इंटरेस्ट है तो वो मैथ्स के साथ साथ अपने सब्जेक्ट के अंदर हिस्ट्री ज्योग्राफी या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनको भी अब कोर सब्जेक्ट्स के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि पहले होता था कि फैशन डिजाइनिंग या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनको भी अपने कोर्स में इंक्लूड किया जाएगा और उसका भी इवैल्यूएशन किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप इस तरीके की जो करिकुलर एक्टिविटीज है उनको यहाँ पर सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स के अंदर जो एक इनहैंस क्वालिटी होती है, स्किल होते हैं, वो बाहर निकल कर आते हैं। कई बार होता है ना कि हम सब्जेक्ट तो मैथ ले लेते हैं बट हमारा उतना इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी और फील्ड में होता है, राइटिंग में होता है हमारा यहाँ पर इंटरेस्ट, या फिर हो सकता है कि फैशन डिजाइनिंग या किसी और फील्ड में हमारा इंटरेस्ट हो, या फिर तो उसी हिसाब से यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हम जैसे मैं बीटेक इंजीनियर हूं और मैक्सिमम जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं आजकल या क्वालिफाई भी करते हैं उसमें मैक्सिमम यहाँ पर इंजीनियर ही होते हैं। अगर आप 4 साल बीटेक की पढ़ाई करने के बाद आप हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ रहे हो, इससे अच्छा है ना कि आप जब 10th के बाद अपना सब्जेक्ट चूज करो, उसके बाद से आप अगर आपका इंटरेस्ट हो तो आप पॉलिटी या हिस्ट्री या फिर अदर कोई सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हो अपनी चॉइसेस के हिसाब से। तो ये गवर्नमेंट ने किया है। उसके अलावा उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज की है वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव जो अपने एग्जाम्स होते थे उनको कम करके ऑब्जेक्टिव को थोड़ा इंक्रीज किया जाएगा। वैसे भी बोर्ड के एग्जाम्स में पहले भी अभी भी 20 to 30% यहाँ पर सीबीएसई मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करती है, एमसीक्यूज पर।
बट अब और ज्यादा इसके पार्ट को इंक्रीज किया जाएगा, जिससे कि स्टूडेंट के अंदर एक एप्लीकेशन बेस्ड और एक होता है ना कि नॉलेज बेस्ड यहाँ पर स्किल यहाँ पर डेवलप हो। एक होता है रट्टाफिकेशन डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादा होती है, आप किसी पर्टिकुलर एक होता है ना चैप्टर को रट कर या याद कर उसको एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं और आप अच्छे ग्रेड्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं 95, 98, आजकल तो 99 भी मिलने लग गए हैं। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिससे कि एक्चुअल नॉलेज जो स्किल्स होती है स्टूडेंट्स की वो बाहर आ सके और जो आगे वो कंपटीशन का एग्जाम दें तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि आगे कंपटीशन के एग्जाम आप जानते हो कि मैक्सिमम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ही होते हैं, जैसे कि स्कूल टाइम से ही स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए उस बारे में। और एक सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट ने की है वो की है कि बोर्ड का जो एग्जाम होता है उसका बर्डन को कम करने के लिए साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम को कराया जाएगा। अब तक की ये जो गाइडलाइंस है, ड्राफ्ट तैयार किया गया है, उसके अंदर यही लिखा गया है कि एक साल में 2 बार बोर्ड के एग्जाम करवाए जाएंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन कम पड़े और जो बोर्ड है उसको भी उसके काफी जो होता है पार्ट को डिस्क्रिप्टिव को कम किया जाएगा और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनको बढ़ाया जाएगा, जिससे कि एक्चुअल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बाहर निकल कर आए और वो क्या सीख रहा है एक्चुअल में, कितना अप्लाई वो कर पा रहा है अपनी नॉलेज को या अपने कॉन्सेप्ट को, वो चीज यहाँ पर एक्चुअल में बाहर निकल कर आए। बिकॉज क्वेश्चन आप जानते हो ना, अगर जो एक बुक के अंदर क्वेश्चन होते हैं कई बार स्टूडेंट उनको याद रख लेते हैं या फिर देख लेते हैं कि हाँ ये इस तरीके से हो रहा है और उसी को एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में लिख कर आ जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव मैं मानता हूं। तो अब तक मैंने आपको स्कूल के जितनी भी एक पॉलिसीज के अंदर चेंजेस हुए हैं वो मैंने आपको बताए हैं कि जो इस बार फॉर्मेट बनाया गया है 5+3+3+4। 5 जो है वो प्ले स्कूल से 2nd स्टैंडर्ड तक है, अगला जो 3 है वो 3rd से 5th स्टैंडर्ड तक है और उसके बाद जो अगला 3 है वो 6th से 8th स्टैंडर्ड तक है, जहां पर कोडिंग, इंटर्नशिप, वोकेशनल कोर्सेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को यहां पर इंक्लूड किया गया है और सारे सब्जेक्ट को एक बार इंट्रोड्यूस कराया जाएगा वहां पर। उसके बाद जो आगे 4 है वो 9 से 12th स्टैंडर्ड तक रखा गया है, जिसके अंदर आपको कोई भी एक स्ट्रीम यहां पर चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी स्ट्रीम में जाकर किसी दूसरे स्ट्रीम के सब्जेक्ट को यहां पर चूज कर सकते हैं और आप उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर बोर्ड के बर्डन को भी कम करने के लिए साल में 2 बार बोर्ड की एग्जाम करवाने का यहाँ पर जो एक पॉलिसीज बनाई गई है। और उसके अलावा यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट के बारे में ज्यादा बताया गया है इस गाइडलाइंस के अंदर कि एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट ज्यादा होंगे, जिससे कि स्टूडेंट जितने भी चीजें सीख रहे हैं ना वो स्किलफुल तरीके से उनके अंदर बाहर आ सके और वो आगे चलकर जब भी स्पेशलाइजेशन करे किसी भी फील्ड में तो उसको अच्छे से अप्लाई कर सके कॉलेज टाइम पे, अपने प्रोजेक्ट में, रिसर्च में। अब अपन आगे बढ़ते हैं, कॉलेज एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपन आते हैं कि कॉलेज के अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला चेंजेस जो किया गया है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम कर दिया गया है कॉलेज के अंदर। पहले ऐसे होता था कि अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन ले लेता था कॉलेज में, जैसे मैं अपनी स्ट्रीम की बात करता हूँ इंजीनियरिंग फील्ड की, अगर 1 साल कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहा है और 2 सेमेस्टर वो दे चुका है, उसके बाद उसका मन नहीं है इंजीनियरिंग करने का तो उसका साल वो बर्बाद हो जाता था। अब से ऐसा नहीं होगा। अगर आप 1 साल भी कोई, जैसे कि आपने इंजीनियरिंग की 2 सेमेस्टर दे दिए और आपका मन नहीं है करने का, तो आपका वो साल वेस्ट नहीं जाएगा और आपको उस 1 साल का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और उसके अलावा वो क्रेडिट आपके सेव रहेंगे। अगर आप किसी अदर कोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आपको अदर कोर्सेज में एडमिशन मिल जाएगा 2nd ईयर से, और ठीक है। और अगर आप बाद में ग्रेजुएशन को अपनी कंप्लीट करना चाहते हैं 1-2 साल बाद, तो आपको डायरेक्ट 2nd ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांसफर की फैसिलिटी बेसिकली रखी गई है। और अगर आप यहाँ पर 2nd ईयर तक करके अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और अगर आप 3rd ईयर तक अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, नॉन टेक की अब मैं यहां से बात करूंगा कि 3rd ईयर यहाँ पर जो बीए बीएससी का जो होता है अपना ग्रेजुएशन, यहाँ पर बीकॉम वगैरह, वो अगर आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो 3 साल के कोर्सेज रखे गए हैं ग्रेजुएशन के बेसिकली। बिकॉज अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 3 साल ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी केवल। लेकिन अगर आप किसी फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, आगे इनोवेशन फील्ड में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर 4 ईयर की ग्रेजुएशन को कंपलसरी कर दिया गया है। बीए बीएससी बीकॉम इनमें भी कि आपको 4 ईयर की यहाँ पर डिग्री आपको दी जाएगी। उसके बाद रिसर्च अगर आप आगे करना चाहते हैं और आगे अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको 1 साल देना पड़ेगा और पीएचडी के लिए आपको 4 साल यहाँ पर देने पड़ेंगे। और एमफिल को हटा दिया गया है, सबसे बड़ी बात यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एमफिल को यहाँ से खत्म कर दिया गया है। मतलब बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। अगर आप यहाँ पर कॉलेज में भी पढ़ते हैं
और अगर आप किसी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में हैं तो सबसे बड़ी बात जो पहले आईआईटीज के अंदर होती थी और अभी भी कई आईआईटीज में होती है कि आप एक मेजर स्ट्रीम ले सकते हैं और एक साथ में माइनर स्ट्रीम ले सकते हैं, जैसे मेजर इन मैकेनिकल, माइनर इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आप मेजर मैकेनिकल के सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे बट माइनर आपको बेसिक नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हो जाएगा। बिकॉज आप जानते हो कि खाली मैकेनिकल पढ़ने से भी आपको एक होता है ना एप्लीकेशन आप किसी चीज पर नहीं कर सकते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज हर जगह है। इसी तरीके से सारी ब्रांच का एक मेजर और एक माइनर स्ट्रीम नॉन टेक में भी रखा गया है। अगर आप जैसे मेजर पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो माइनर किसी और सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है। यहाँ पर भी आप कुछ भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है, फैशन डिजाइनिंग होती है या अदर जो भी करिकुलर एक्टिविटीज होती है, उनको भी अपने सिलेबस में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। आप उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज है जितनी भी हमारी, जैसे कि यूजीसी है और इंजीनियरिंग कॉलेज एआईसीटीई से अप्रूव्ड होते हैं, एनसीटीई है, इन सब रेगुलेटरी बॉडीज को यहाँ पर एक सिंगल कॉमन बॉडीज के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है। उसका नाम एचईसीआई यहाँ पर रखा गया है, जिससे कि आप जानते हो कि जैसे कि अभी आरटीयू है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, या फिर यूपी की कोई यूनिवर्सिटी है, सिलेबस में काफी सारा डिफरेंस होता था। जब भी कोई आफ्टर ग्रेजुएशन वाले एग्जाम होते हैं तो सिलेबस में इतने सारे वेरिएशन होते हैं कि वहां की यूनिवर्सिटी में कुछ और सिलेबस होता है। मतलब एक होता है कि 70% सिलेबस सेम होता है, बस कुछ 30% सिलेबस का डिफरेंस होता है, जो कि कंपटीशन के एग्जाम में या फिर स्टेट जो एग्जाम होते हैं हमारे, उनके एग्जाम्स में बहुत रोल यहाँ पर प्ले करता है। तो गवर्नमेंट ने किया है कि इन सारी बॉडीज को एक कॉमन बॉडीज बनाया जाएगा और पूरे देश के अंदर एक सिंपल जो पैटर्न होता है, एक सिंगल पैटर्न के ऊपर यहाँ से पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे कि स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो आफ्टर ग्रेजुएशन कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे, या कोई स्टूडेंट यहाँ तमिलनाडु से पढ़ा हो या कर्नाटका से पढ़ा हो, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की हो, या यूपी से पढ़ा हो या राजस्थान से, वो सभी एक ही पैटर्न को फॉलो करेंगे, एक ही सिलेबस को फॉलो करेंगे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो किया है रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, गवर्नमेंट ने यूएसए की तर्ज के ऊपर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट किया है, जो कि यहाँ पर आपको फंडिंग प्रोवाइड कराएगा कोई भी रिसर्च या इनोवेशन के प्रोजेक्ट के लिए। ये केवल टेक्निकल फील्ड के लिए ही नहीं है, मतलब नॉन टेक फील्ड के लिए भी ये सारी चीजें अवेलेबल है। पहले केवल टेक्निकल फील्ड में ही रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए फंडिंग दी जाती थी, बट अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से है और अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर नेशनल रिसर्च फाउंडेशन फंडिंग प्रोवाइड कराएगा। और दूसरा जो सबसे अच्छी चीज की गई है कि प्राइवेट कॉलेज की फीस पर भी फी कैप लगाई गई है, जिससे कि मनमानी फीस नहीं वसूल सकते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। एक यहाँ पर एक रूल्स बनाया जाएगा कि आप इससे ज्यादा फीस बच्चों से नहीं ले सकते हैं, और वो बहुत सही है, जिससे कि है ना हम अच्छे से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सके। मतलब बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या किया है ना, रटने वाली चीजें को यहाँ से हटाया है और एप्लीकेशन बेस्ड चीजें यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं गवर्नमेंट का मानता हूँ। अब ये फाइनल ड्राफ्ट बनकर तैयार हुआ है, हो सकता है कि साल या 2 साल के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो ये मानता हूं मैं कि हमें ग्रास लेवल पे, जो रूट लेवल पे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर मतलब हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वहां पर अभी भी मतलब उस तरह की फैसिलिटीज जिस तरह के बताया गया है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एप्लीकेशन बेस्ड वर्चुअल लैब्स यहाँ पर तैयार की जाएगी, जिससे कि स्टूडेंट को यहाँ पर एप्लीकेशन या अपने प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर हेल्प मिल सके। तो उस तरह की फैसिलिटी आज भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस या स्कूल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट को पहले उसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए, फिर अगर ये सब इंप्लीमेंटेशन होते हैं तो मैं मानता हूं कि बहुत यहाँ पर बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर चेंजेस आए हैं, ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं मेरे हिसाब से। यहाँ पर आपको स्किलफुल बनाएगा, और ये मतलब होता है ना कि जैसे फॉरेन कंट्रीज के अंदर स्टार्टिंग से ही स्टूडेंट्स को पता होता है कि हमारा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उसी फील्ड के अंदर वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, या फिर अगर पढ़ते हुए आपका किसी अदर फील्ड में इंटरेस्ट आ जाता है तो आप उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पर की गई है। जैसे कि आप कॉलेज के अंदर ही अगर आपको इंजीनियरिंग कर रहे हैं और अगर आपको हिस्ट्री पॉलिटिक्स के किसी पार्ट में इंटरेस्ट है, तो आईआईटीज के अंदर भी ये स्टार्ट किया जाएगा कि आपको वहां पर भी यहाँ नॉन टेक वाला पार्ट पढ़ाया जाएगा, या फिर वहां पर चॉइसेस होगी, आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पर गवर्नमेंट ने की है, मैं मानता हूं। बट हाँ, सबसे बड़ी चीज यही है कि यहाँ पर रूट लेवल पर एक फोकस करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, टीचर्स अवेलेबल नहीं है ठीक से गवर्नमेंट स्कूल्स में, या फिर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर प्रैक्टिकल लैब्स यहाँ पर सिचुएटेड नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर हम बात करें तो कुछ आईआईटीज, एनआईटीज या गवर्नमेंट कॉलेजेस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर फैसिलिटीज नहीं है स्टूडेंट के पास। यहाँ पर नेट की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वर्चुअल लैब्स नहीं है, एक्चुअल लैब नहीं है, वहां पर प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स नहीं है। तो उसके ऊपर पहले गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि वो सारी चीजें यहाँ पर बढ़ाए। और उसके लिए गवर्नमेंट ने देखो यहाँ पर स्टेप भी लिया है। पहले 4.4% हमारा जीडीपी का इन्वेस्ट गवर्नमेंट करती थी, अब से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 6% वो जीडीपी का केवल एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेगी। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन मैं मानता हूं गवर्नमेंट का। तो आप जरूर अपने कमेंट्स के अंदर यहाँ पर बताइए और लोगों को शेयर कीजिए कि नई एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं, और अगर ये चेंजेस इंप्लीमेंट होते हैं ठीक तरीके से
है, तो ये बहुत हमारी स्किलफुल जो इंडिया की ग्रोथ होगी या फिर आगे आने वाली जनरेशन होगी। यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि 2035 तक जो हमारी एक होता है ना रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में अपनी कंट्री की ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं। एक होता है ना हम दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें, एप्लीकेशन पार्ट पे आज अदर कंट्रीज की हमें जरूरत पड़ती है, तो इसे हमें जरूरत ना पड़े, हमारी खुद की यहाँ पर जनरेशन स्किलफुल बने यहाँ पर और रिसर्च और इनोवेशन के फील्ड में इंटरेस्ट ले और एक मतलब रट्टाफिकेशन वाली चीज से दूर रहे और एक मतलब होता है ना कि अपन एक स्किलफुल एजुकेशन की तरफ अब बढ़ने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको अपनी नई एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में बताई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चल सके। तब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।